गुड डे स्टूडेंट्स। संचार के मॉडल के बारे में हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था कि कितने प्रकार के मॉडल होते हैं। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। संचार के मॉडल, जो सबसे पुराना मॉडल है वह अरस्तू के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने संचार के 3 तत्व बताए: वक्ता, भाषण और श्रोतागण। उन्होंने संचार सिर्फ फेस टू फेस को ही संचार माना। नेक्स्ट मॉडल केनेथ ब्रुक मॉडल कहलाता है, जिन्होंने मैसेज को भी इम्पोर्टेंस दी थी, साथ में मैसेज देने के माध्यम के बारे में बताया कि मैसेज किस तरीके से दिया जाएगा। शैमन वीवर मॉडल में उन्होंने सोर्स बताया कि जो प्रेषक होता है उसके बारे में जानकारी होती है, उसको जो मैसेज देना होता है उसके बारे में जानकारी रहती है, उसको एक ज्ञान होता है कि मुझे क्या देना है, और वो ज्ञान उसने कहाँ से कलेक्ट किया है, उसको उन्होंने सोर्स माना था। वेस्ली मैकिन मॉडल में उन्होंने फर्स्ट टाइम एनकोडिंग और डिकोडिंग वर्ड को यूज़ किया था, जिसमें वर्ड जो भी संदेश होता है उसको एनकोड किया जाता है, एक कूट भाषा में बदला जाता है, और उस कूट भाषा को रिसीवर अपने हिसाब से वापस से अपनी भाषा में बदल लेता है। वो कहलाता है वेस्ले मैकिन मॉडल, जिसमें कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब पी के ऊपर क्रॉस करके यदि हम लिख रहे हैं तो इसमें संदेशकर्ता जो प्रेषक है वो कहना चाहता है नो पार्किंग जोन, तो ये हो गया, उन्होंने एनकोड कर दिया पी क्रॉस में। और जब डिकोडर वहाँ पे पी क्रॉस को पढ़ता है तो उसका मीनिंग वही समझता है कि ये नो पार्किंग जोन है, ये उसने उसको डिकोड कर लिया है पी क्रॉस को कि इसका मीनिंग ये होता है, और ये बात वहाँ तक पहुँचती है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बर्लो मॉडल है। बर्लो मॉडल ने भी वेस्ले मॉडल की तरह ही एनकोडर और डिकोडर के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि एनकोडर डिकोडर जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं किसको एनकोड या डिकोड करेंगे, वो किसी मैसेज को करेंगे एनकोड या डिकोड, और उस मैसेज को किसी माध्यम के द्वारा रिसीवर तक पहुंचाएंगे। तो इन्होंने इस तरीके से उनके संदेश में कौन कौन थे, उनके मॉडल में कौन कौन चीज़ें थी। पहला सोर्स यानी आपको कोई जानकारी देनी तो वो कहाँ से लेनी है, आपको जानकारी वो क्या चीज़ होगी, आपकी पृष्ठभूमि में कुछ ना कुछ रहना चाहिए। तो वो जो भी सोर्स है, उस सोर्स को जो संकेतकर्ता जो होता है वो क्या करता है, उसको एनकोडिंग करेगा। संकेतकर्ता जो संकेत देने वाला है वो सोर्स को, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कोविड-19 लेटेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि हम उसी वजह से हम आज इस तरह से क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, सोर्स लेता है। सोर्स है भी कि हमें कोविड-19 के बारे में जानकारी देनी है, तो किसको देनी है, संकेतकर्ता को। संकेतकर्ता उसको उसके लिए एक मैसेज का निर्धारण करता है, मुझे जानकारी तो देनी। कोविड-19 पे मैं कितनी सारी जानकारी दे सकती हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, कैसे नहीं खाना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी। तो इसमें वो तय करता है कि उसको इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको देनी क्या है, क्या जानकारी देनी। वो एक संदेश को रूपरेखा तैयार करता है संदेश की, डूज एंड डोंट्स, या सोशल डिस्टेंसिंग, या आपने देखा बैनर लगे रहते हैं। तो इस तरीके से कोई संदेश बनाता है। उस संदेश को उसको पहुंचाना कैसे है, उसमें माध्यम का चयन करता है वो, कि मुझे ये बात अखबार में देकर देनी है, या उनको बोल कर करनी है, या आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं, लाउड स्पीकर के द्वारा देनी है। तो इस तरीके से वो एक माध्यम का चयन करता है कि मुझे ये बात लोगों तक मुझे बात इतनी सी पहुंचानी, ये बात संदेश देना है। संदेश देना किस माध्यम से, ये हो गया। और उसके बाद वो किसको देना है, संकेत वाचक, जो भी जिस तक पहुंचाना है, जो प्राप्त करता है उस तक मुझे वो जानकारी पहुंचानी है। तो वो जानकारी जिसके पास पहुंच रही है, वो उस जानकारी को उसी रूप में डिकोड करे जिस रूप में उसको एनकोड किया हो। जो बात वो कहना चाहता है वो उसका मतलब वही समझे, ऐसा नहीं हो कि हम कहना कुछ चाहे और रिसीवर उसको कुछ समझ ले। तो हमारे माध्यम का चयन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये जानकारी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा रहे हैं या रिसीवर तक कैसे पहुंचा रहे हैं। इसमें संदेश भेजने वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अपने चीज़ को एनकोड करता है, और रिसीवर भी इंपॉर्टेंट होता है जो उसको डिकोड करता है। अब ये होता है कि दोनों अपने अपने लेवल से देखने की बात करते हैं, अपनी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो एनकोडर होता है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो अपनी जो बात कहना चाहता है सिर्फ वही बात को एनकोड करे, उसी रूप में एनकोड करे कि संदेश सही तरीके से डिकोडर तक पहुंचे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ कि आप लोग डम्पशाफ्ट खेलते होंगे, जिसमें आपको किसी मूवी का नाम गेस करना होता है। ठीक है, ये वाला हम गेम खेलते हैं। तो इसमें हमारे पास में सोर्स होता है जो आपको बताता है कि लाइक मूवी का नाम ये है,
है ना, आपको ये मूवी बोलनी है, तो आप क्या होता है, आप एक्टिंग करके उनको बता रहे होते हैं कि हमें उस मूवी का नाम सामने वाले को किस तक पहुंचाना, रिसीवर तक पहुंचाना है। संदेश क्या हो गया, मूवी का नाम, किस तरह से बताना है, एक्ट करके बताना है, जिसमें आप हीरो की एक्टिंग करेंगे, हीरोइन की एक्टिंग करेंगे, उसके नाम के बारे में बताएंगे या कुछ उसकी एक्टिंग, कोई गाने के बारे में बताएंगे, तो आपने एक्ट किया। अब डिकोडर जो होता है वो उसका मीनिंग क्या समझता है, जैसे आप बोलते हैं 5 वर्ड क्या है मूवी, उसमें ये पुरानी है, ये नई है, ये आपके सिंबल्स बने हुए हैं, तो डिकोडर जो होता है वो सिंबल्स को अपनी भाषा में बदलता है और गेस करता है कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। ये होता है कम्युनिकेशन। इसमें संदेश भेजने वाला, ग्रहण करने वाला, दोनों अपने अपने तौर पर संदेश को उपचारित करते हैं, है ना, जैसे हमने संदेश उनको दिया और सामने वाले ने रिसीव किया। और इसमें क्या होता है कि संदेश जो है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ले रहा है, दे रहा है, वो किस बात को कहना चाहता है और रिसीवर उसको क्या समझ रहा है। जैसे मैंने डम्प ड्राफ्ट वाला एग्जाम्पल बताया, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो बोलता है कि मैं तो आपको ये कहना चाह रहा था कि इसका मतलब ये होता है, लेकिन आपने उसको चीज़ को वो समझा नहीं। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि एनकोडर अलग मेंटल स्टेट में था और रिसीवर अलग स्टेट में था। नेक्स्ट आता है धामा मॉडल। धामा मॉडल में क्या है, धामा ने बताया एक सेंडर होता है, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे 4 चीज़ें इंपॉर्टेंटली उसमें होगी। फर्स्ट सेंडर, सेकंड रिसीवर, इन दोनों के बीच में मैसेज, और मैसेज के साथ में चैनल, किस माध्यम से भेजेगा ये। तो ये 4 चीज़ें तो होती है, लेकिन सबने इसके साथ में कुछ कुछ और ऐड ऑन किया है, इस तरीके से उनके अलग अलग मॉडल बन गए। जैसे पहला धामा ने क्या बताया, एक प्रेषक होता है, प्रेषक जो है वो मैसेज को भेजता है। जैसे अब मैं इसका बहुत एग्जाम्पल बता देती हूँ कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात मुझे कहनी है। तो प्रेषक कौन हुआ, प्रेषक हुई मैं, मुझे ये बात कहनी है, सिगरेट पीना, संदेश क्या होगा, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अब ये बात मुझे किस तक पहुंचानी, रिसीवर तक पहुंचानी है। अब मैं ये पहुंचाऊंगी कैसे ये बात, या तो मैं बोल कर पहुंचाऊं, ठीक है, या मैं लिख कर पहुंचाऊं। अब सिगरेट पीना हानिकारक है, ये बात यदि मैं लिख दूं तो मेरे को ये बात ये हो जाता है कि मेरा ये संदेश सिर्फ वो लोग पढ़ सकेंगे जो पढ़ सकते हैं, जिनको लिखना अक्षर ज्ञान है। तो मेरा संदेश उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही बेकार साबित हो गया ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है। क्योंकि यदि मैं सिर्फ लिख कर देती हूँ तो वो लोग उस चीज़ का मतलब नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे अपना मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचानी है। और ऐसी समस्या तो निचले तबके में भी होता है, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, उनके भी लिए भी सिगरेट पीना, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, ये मेरे को बात पहुंचानी है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं इस संदेश को कैसे पहुंचा सकती हूँ, टीवी के द्वारा। तो माध्यम का मैंने सोच लिया, मुझे टीवी सेलेक्ट करना है कि मैं टीवी के द्वारा रिसीवर तक पहुंचा दूंगी सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, या ड्रिंकिंग या स्मोक, और ये जो है ये सब इंजीरियस टू हेल्थ है। तो मैंने माध्यम का चयन कर लिया। अब क्या मैं संदेश को ऐसा चीज लिख दूंगी चैनल पे, सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, कितने लोग उससे प्रभावित होंगे, कोई भी प्रभावित नहीं होगा। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं सिर्फ इतना लिख दूं, नहीं चलेगा। उतना रिसीवर उसको ग्रहण भी करेगा, लेकिन उसका डेस्टिनेशन नहीं होगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या कहना चाह रहा है, और वो उतना अंदर तक उस चीज़ को ग्रहण नहीं करेगा जितना हम चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने संदेश का ट्रीटमेंट करूँगी, उसको किसी रूप में बदलूँगी कि वो ज़्यादा प्रभावशाली होकर ग्रहणकर्ता तक पहुँच सके। तो आपने देखा होगा कि तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका एक ऐड आता है जिसमें बहुत गले सड़े चेहरे दिखाते हैं, ऑपरेशन वाले चेहरे दिखाते हैं, फिर एक इंटरव्यू दिखाते हैं कि मैंने काश उनकी बात मानी होती तो आज मैंने इनको खोया नहीं होता, या मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैंने किसके द्वारा दिखाई, माध्यम था चैनल, टीवी के द्वारा, और ये बात मैंने आम आदमी तक पहुंचाई। तो जो टीवी मैसेज को मैंने माध्यम टीवी के द्वारा किस रूप में पहुंचाया, डेट इज ट्रीटमेंट। तो धामा ने उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि सिर्फ बोलना नहीं, उसको किस तरीके से बोलना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। धामा ने उपरोक्त आरेखन द्वारा संचार प्रणाली का वर्णन किया है, और इसे हम मॉडल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि धामा ने मॉडल के बारे में कैसे समझाया है।
संप्रेषण तभी संभव है जब संप्रेषक कोई संदेश चुनकर उसे विशेष रूप से अलंकृत करके प्रतिपादित करता है। जैसे मैंने बताया ना कि यदि मैं सीधा बोलती हूँ कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बजाय मैं जब वो बहुत विकृत से रूप वाले चीज़ें दिखाऊंगी या कैंसर हो जाता है ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी या उसका आफ्टर इफेक्ट बताऊंगी तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। तो इस तरीके से संदेश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो इस तरह से धामा ने अपने शब्दों में कहा है, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन द सेंडर सेलेक्ट अ सर्टेन मैसेज एंड गिव्स इट अ स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर ट्रांसमिशन ओवर सेलेक्टेड चैनल टू अ रिसीवर हु इंटरप्रेट्स द मैसेज बिफोर टेकिंग द डिजायर्ड एक्शन। मतलब उस मैसेज को वो उसी रूप में और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से ग्रहण करेगा। नेक्स्ट मॉडल है लीगन्स मॉडल। लीगन्स मॉडल में क्या होता है? लीगन्स मॉडल में उन्होंने दिया एक कम्युनिकेटर या संचारक या प्रेषक या सेंडर, जो भी आप उसको नाम दें, संचारक होता है, वो मैसेज को किसी माध्यम के द्वारा ट्रीटमेंट करके ऑडियंस तक पहुंचाता है। तो ये वाली चीज़ें तो हमने सारी धामा के मॉडल में भी पढ़ ली थी, लेकिन उसके बाद वाला जो लास्ट इंपॉर्टेंट जो उन्होंने लीगन्स मॉडल में दिया है वो है श्रोता की प्रतिक्रिया के बारे में। कि उन्होंने ये बोला है कि रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि जैसे हम लोग आपको क्लास में पढ़ाते हैं, अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमें फीडबैक नहीं मिलता है। हम आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देख कर बता सकते हैं कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। तो हम लोग आपको बार बार पूछते भी है ना कि समझ में आया। अब जैसे कि मान लीजिए हमने जो अभी हमने लेटेस्ट उदाहरण लिया था, वो ट्रीटमेंट करता है, मैसेज का ट्रीटमेंट करा उसने और कैंसर वाला दिखाया, तो श्रोता की प्रतिक्रिया क्या रही ये हमें इम्पॉर्टेंट होता है कि कितने लोगों ने। अब कई लोग तो क्या करते हैं कि उस चीज़ को जैसे वो ऐड आ रहा होता है तो टीवी ऑफ कर देते हैं। तो इस तरीके से श्रोता की प्रक्रिया तो हमें समझ में आ नहीं रही कि उसको कितनी तरीके से वो ग्रहण कर पा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट संचारक, कम्युनिकेटर, जैसे सबने बताया, वो मैसेज लेता है, मैसेज को एक माध्यम के द्वारा ट्रीटमेंट करके ऑडियंस तक पहुंचाता है और ऑडियंस उसके ऊपर अपना रेस्पॉन्स देता है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हम कोविड-19 में देख सकते हैं। कम्युनिकेटर गवर्नमेंट ने संदेश दिया है टीवी के माध्यम से, ट्रीटमेंट दिखा कर कि उसको बोल कर और बहुत तरीके से उसको बताकर ऑडियंस तक पहुंचाया है कि कोविड-19 में 2 गज की दूरी रखें और बार बार हाथ धोएं। तो श्रोता की प्रतिक्रिया को हम इस तरह से देख सकते हैं कि आज हम सड़क पर निकलते हैं तो शायद और किसी बात का इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आज हर दूसरा और तीसरे व्यक्ति के मुंह पर मास्क लगा हुआ है। यानी ये हमारा जो संदेश था वो प्रतिक्रिया हमें मिल रही है कि हमारा संदेश या हमारा संचार व्यक्ति तक पहुंच चुका है। उपरोक्त मॉडल में लीगन ने 2 सहयोगी तत्वों को अन्य मॉडल से अधिक जुड़ा है, वो है स्रोत, संदेश, माध्यम और श्रोता। लीगन ने इसमें प्रतिपादन और श्रोता की प्रतिक्रिया को भी जोड़ दिया है। इसमें संचारक संदेश को उचित माध्यम द्वारा प्रतिपादित करके श्रोतागण तक पहुंचाता है। संचार प्रणाली में श्रोता की प्रतिक्रिया जानना भी आवश्यक है। इसी कारण मॉडल में एक तत्व श्रोता प्रतिक्रिया को माना गया है। लीडन्स द्वारा प्रतिपादित वृत्ताकार मॉडल इस प्रकार है। जो श्रोता की प्रतिक्रिया होती है उसके हिसाब से संचारक जो है वापस से अपने संदेश को नेक्स्ट टाइम करता है। तो एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये वर्ग वृत्ताकार प्रतिक्रिया है। इसमें एक दूसरे को, जैसे देखिए संचारक है, संचारक ने संदेश दिया, संदेश को एनकोड किया, माध्यम से गया, चैनल के माध्यम से श्रोता तक पहुंचा, श्रोता ने जो प्रतिक्रिया की वो प्रतिक्रिया वापस किस तक पहुंची, कम्युनिकेटर तक पहुंची, संचारक तक पहुंचती है। तो इस तरीके से जो है ये एक संपूर्ण संचार माना जाता है। और इसी संपूर्ण प्रतिपुष्टि जिसको कहते हैं कि रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस जो है वो संचार के को मोटिवेट करने के लिए, अगले संदेश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कितना लोगों का इस पर असर हो रहा है। जैसे हम लोग क्लासेस में हम बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको बात समझ में आई, यदि आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी जो है वो रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस है। क्या मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ में आता है कि बच्चों की बात समझ में आई है या नहीं आई है। उस हिसाब से हम अपने संदेश में परिवर्तन लाते हैं, इसके माध्यम में परिवर्तन लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट को बदलते हैं कि शायद इस तरीके से बच्चे को जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो ये थे संचार के मॉडल। तो आज अभी तक हमने 7 मॉडल पढ़ चुके हैं। पहला अरस्तु मॉडल, सेकंड केनेथ ब्रुक मॉडल, थर्ड शैमनवियर मॉडल,
चौथा वेस्ले मैकिन मॉडल। वेस्ले मैकिन मॉडल में एनकोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट टाइम हुआ था। बर्लो मॉडल, देन धामा मॉडल। धामा मॉडल ने मैसेज के ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। और नेक्स्ट है लीगन्स मॉडल, जिन्होंने ट्रीटमेंट के साथ में जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था वो था रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। आगे के मॉडल्स हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे।